हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले आप समझिए कि कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, यानी कि कोई चीज जब सेम रहती है, चेंज नहीं होती, ना कम होती है ना ज्यादा होती है, उतनी ही रहती है, तो हम कहते हैं कि वो चीज कंजर्व्ड है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्या मतलब है? देखिए, हम ये जानते हैं कि जब भी किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया जाता है तो उसका मोमेंटम उतनी ही गति से चेंज होने लगता है। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी तेजी से उसका मोमेंटम चेंज होगा। लेकिन अगर फोर्स ना लगे तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, इसका मतलब मोमेंटम सेम रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if no force is acting on a body, then its linear momentum remains conserved। अब हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स जो होता है दैट इज dp बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर f जो है वो जीरो हो जाए तो dp बाय dt जीरो हो जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि dp जीरो हो जाएगा। dp होता है चेंज इन मोमेंटम, तो वो जीरो, इसका मतलब p क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट इज डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सपोज ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इसका नाम मैं ए रख देता हूं, इसका नाम बी रख देता हूं। दोनों मूव कर रहे हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू ए है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू पी है। और मान लिया ये टकरा जाते हैं, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है वी ए और इसकी वेलोसिटी हो जाती है वी बी। मान लिया इसका मास एम ए है, इसका मास एम बी है। टकराने के बाद मास में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, मान लिया जो इसके कारण इस पे फोर्स लगा वो है एफ ए बी, और जो इस पर इसके कारण फोर्स लगा वो है एफ बी ए पे बी के कारण फोर्स, बी पे ए के कारण फोर्स। अब हमें पता है कि जो एफ ए बी होगा वो हो जाएगा ए के मोमेंटम में चेंज, यानी कि डेल्टा पी ए बाय डेल्टा टी, ठीक है। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं, ए का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, पहले वाला मोमेंटम कितना था, ध्यान दीजिए, एम ए यू ए, ये आपका मान लिया पहले वाला मोमेंटम था पी ए। बाद वाला मोमेंटम हो गया पी ए डैश, वो कितना हो जाएगा एम ए वी ए। डेल्टा पी ए कितना हो जाएगा पी ए डैश माइनस पी ए, यानी कि एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। ये वैल्यू डेल्टा पी ए की हो गई, तो एफ ए बी क्या हो गया उस हिसाब से एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, ठीक है, बाय डेल्टा टी। इसी तरह से सिमिलरली एफ बी ए क्या हो जाएगा, दैट इज इसके मोमेंटम में चेंज एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब हमें यह बात पता है कि ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट हैं, सो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। अब अगर ये वैल्यूज हम रखें तो क्या बन जाएगा, एम ए वी ए माइनस
माइनस एम ए यू ए डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए की वैल्यू ये रखेंगे एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा सी डेल्टा टी कैंसिल, यहां से हमारे पास आ जाएगा एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों का टोटल मोमेंटम है कोलिजन से पहले, ये दोनों का मोमेंटम है कोलिजन के, सॉरी ये बाद में ये पहले। इसका मतलब मैं कह सकता हूं मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब इसमें ध्यान दीजिए, जो कोलिजन हुआ था इसमें एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगा था, इंटरनल फोर्स थे इन दोनों के बीच में, तो इसीलिए जो नेट मोमेंटम है वो क्या रहा, सेम रहा। इसे हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर हम केवल पी ए और पी बी की फॉर्म में करें तो देखिए कैसे होगा। जैसे पहले इसका मोमेंटम पी ए था, इसके बाद पी ए डैश हो गया, ये वाला मोमेंटम पहले पी बी था, फिर पी बी डैश हो गया। इस फॉर्मेट में देखिए कैसे होगा, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी ए इज इक्वल टू पी ए डैश माइनस पी ए, तो एफ ए बी इज इक्वल टू पी ए डैश माइनस पी ए बाय डेल्टा टी। सिमिलरली एफ बी ए वो क्या हो जाएगा, उसका मोमेंटम चेंज हो गया पी बी डैश, पहले कितना था पी बी, तो ये हो जाएगा पी बी डैश माइनस पी बी बाय डेल्टा टी। अब फिर से एफ सिंस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब आप कह सकते हैं कि ये तो सिलेबस में है नहीं, ये सिलेबस में नहीं है, इसका एप्लीकेशन तो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये यूज होगा। तो क्या होता है, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, इसलिए मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार जाके देख लीजिए, छोटा सा वीडियो है, तीनों लॉ का बेसिक क्लियर हो जाएगा। अब ये वैल्यूज रखें जरा, तो ये हो जाएगा पी ए डैश माइनस पी ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पी बी डैश माइनस पी बी बाय डेल्टा टी, कैंसिल। तो यहां से पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल टू पी बी माइनस पी बी डैश, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो पी ए डैश प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। दिस इज मोमेंटम ऑफ both the bodies before collision, this is the momentum of both the bodies after collision, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब कोई फोर्स अगर बॉडी पे ना लगाया जाए तो नेट मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होता। आगे देखिए हम क्या कर रहे हैं, एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहला एग्जांपल है रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग का मतलब होता है गन का झटका खा के पीछे हटना। जैसे अगर आपने कभी कोई इवन जैसे मेले वगैरह में एयर गन होती है, जो कि काफी सिंपल एग्जांपल है, अगर आप वो भी फायर करते हैं तो जब भी आप उसे फायर करेंगे, जैसे ही बुलेट आगे निकलेगी, बुलेट आगे जाएगी, गन पीछे झटका लेगी। अगर आपने गन को अपने कंधे से बिल्कुल टच किया हुआ है टाइट, तो वो झटका आपको कम लगेगा, और अगर आपने उसको लूज छोड़ा हुआ है तो आपको झटका ज्यादा महसूस होगा। अब इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहां से आया, देखिए जब आप ट्रिगर दबाते हैं तो आपने एक्सटर्नली कोई वर्क नहीं किया, जो वर्क होता है वो इंटरनल होता है। इसका मतलब जो नेट फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, वो जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब मान लिया इसके अंदर बुलेट थी जिसका मास जो था वो m था, वेलोसिटी जब वो बाहर निकलेगी तब होगी, उससे पहले वेलोसिटी जीरो है।
जब फायर नहीं कर रहे हैं तो गन की वेलोसिटी भी जीरो है। वेलोसिटी से ही मोमेंटम आता है। इसका मतलब फायर करने से पहले बुलेट की वेलोसिटी भी जीरो है, इसका मतलब मोमेंटम जीरो है। गन की वेलोसिटी भी जीरो है, यानी कि गन का मोमेंटम भी जीरो है। अब जब फायर करेंगे तो बाद में भी दोनों का मोमेंटम का जो सम होगा दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। मानने की बात है, गन का मास है m और ये v वेलोसिटी से पीछे जाती है, बुलेट का मास है m और ये स्मॉल v वेलोसिटी से आगे जाती है, तो मोमेंटम आफ्टर फायरिंग हो जाएगा गन का तो ये और बुलेट का ये, और मोमेंटम बिफोर फायरिंग दैट इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि वेलोसिटी नहीं है। सिंस फोर्स जीरो है, फोर्स कोई नहीं लगा बॉडी पे, सो मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो क्या होगा? कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम वी इज इक्वल टू जीरो। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी वेलोसिटी से गन ने रिकॉइल किया, यानी कि आपको ये निकालना है। तो यहां से आ जाएगा एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी, या फिर v इज इक्वल टू माइनस एम वी बाय कैपिटल एम। अब ध्यान दीजिए, ये m जितना ज्यादा होगा रिकॉइल वेलोसिटी उतनी कम होगी। v इज कॉल्ड व्हाट? v इज इक्वल टू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। जितना मास ज्यादा होगा उतनी वेलोसिटी कम होगी, यानी कि उतना कम झटका लगेगा। यही कारण है कि जब कंधे से टच हो गया तो गन और हमारा मास ऐड हो गया तो m बढ़ गया। m बढ़ेगा तो वेलोसिटी जो झटका देने वाली है वो कम होगी, इसलिए आपको फायर करते वक्त कंधे में झटका नहीं लगेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का अगला एग्जांपल है रॉकेट प्रोपल्शन। इसको यहां पे मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि रॉकेट प्रोपल्शन भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड है। कैसे? यहां से गैसेस जो है वो बाहर निकलती हैं, लगातार इसका फ्यूल बर्न होता चला जाता है और मास कम होता है। मास कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। कैसे? हमें पता है एम वी जो है वो पी के बराबर होता है, पी लीनियर मोमेंटम। अगर पी जो है वो कांस्टेंट हो जाए, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड प्रिंसिपल इसका है, तो इसका मतलब एम वी जो है वो कांस्टेंट है, तो v जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। m अगर कम होगा तो v जो है वो बढ़ेगा, और यही होता है रॉकेट में। क्या होता है? फ्यूल लगातार बर्न होता चला जाता है, फ्यूल बर्न होगा तो मास कम होता चला जाएगा और रॉकेट की जो वेलोसिटी है वो लगातार स्पीड अप होती जाएगी, बढ़ती जाएगी स्पीड। तो इस प्रिंसिपल पे आपका रॉकेट काम करता है। अगला एप्लीकेशन एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। जो बम फटता है उसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो होता है। कैसे? सपोज ये आपका बम है, इस टाइम मान लिया इसका मास m है, वेलोसिटी तो जीरो है। वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी क्या है? फिलहाल जीरो है। अब जब ये ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होता है इंटरनल रिएक्शंस की वजह से। बाहर से किसी ने इसके ऊपर हथौड़ा नहीं मारा, इसका मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, इंटरनली फोर्सेस हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जितना है उतना रहेगा। कितना है? जीरो है। तो जीरो रहने के लिए मान लिया एक टुकड़ा अगर इसका इधर गया है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक टुकड़ा इधर जाएगा ताकि दोनों का नेट मोमेंटम जीरो हो जाए। अगर एक टुकड़ा इधर गया है तो एक टुकड़ा इधर जाएगा। इसका मतलब इसके बम के जो पार्ट्स होंगे, टुकड़े होंगे, वो इस तरह से होंगे कि ब्लास्ट के बाद भी
नेट मोमेंटम क्या रहेगा, 0 रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और उसके सारे टुकड़े एक ही डायरेक्शन में चले जाएं, कभी नहीं होगा ऐसा। आप दिवाली पे एक छोटा सा बम भी फोड़ते हो ना, तो भी उसके टुकड़े, अगर आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पे आप सब चीजें देख सकते हो, तो आप देख सकते हैं कि उसके टुकड़े, या आप स्टिल कैमरा से आप उसका वीडियो शूट कर सकते हैं, तो भी आपको ये मिलेगा कि जो टुकड़े हुए हैं वो सभी डायरेक्शंस में गए हैं। क्यों? ताकि जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।